जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को करेंगे जो अलग अलग चैप्टर से संबंधित होंगे। ठीक है, तो यह आज के जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं सभी प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। पहले आप देख लीजिए कि हम इस वीडियो में किस तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न है, इस तरह के हम प्रश्नों को जो कि अलग अलग चैप्टर से संबंधित है, इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो जवाब आप अपने से कर सकते थे, दे सकते थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें जो भुजा का मान निकालेंगे और उसके बाद घन का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है और इतना बराबर हमें दिया है 384 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम भुजा स्क्वायर का मान निकलेगा। तो देखिए 6 से आप इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो 6 छक्का 36 होगा और 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, लास्ट में बचेगा 4, 24 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, यानी कि ए स्क्वायर का मान हमें 64 आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 64 हो जाएगा। और रूट 64 का मान कितना होता है, तो वह 8 होता है। ठीक है, यानी ए का मान हमारा कितना आ गया, तो 8 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें ए का तो मान निकल कर आ गया। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घन का जो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। ठीक है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, और भुजा क्यू मतलब यहाँ पे भुजा जो है ए है, और ए का मान कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब क्या होता है, तो वह 512 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यही 512 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है यह एक टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहित और रोहित एक कार्य को 4400 रुपये में करते हैं। ठीक है, मोहित अकेले उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में, तो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाले राशि में कितना का अंतर होगा। ठीक है, हमें बताना है कि उन दोनों को जो जितना रुपया मिलेगा उनमें से कितने रुपए का जो है अंतर उनको होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोहित को हम क्या करेंगे, एम से डिनोट करेंगे और रोहित को आर से। ठीक है, तो देखिए मोहित जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में कर रहा है, और जो रोहित है उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क में जब पैसा बांटा जाता है तो उनके क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। ठीक है, अगर वह बराबर काम को कर रहे हैं तो उनके क्षमता के अनुसार बांटा जाता है, और वह अलग अलग दिनों में अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके क्षमता और उनके दिन के मल्टीप्लिकेशन के अनुसार ही रुपए को बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काम सेम है तो इनका जो क्षमता के अनुसार ही रुपए बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, और यही 30 जो है हमारा टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, यह 30 टोटल काम हो और 30 में हम इनके दिन से भाग देंगे तो इनका जो हमारा क्षमता निकल कर आएगा। तो इनका क्षमता कितना आ गया है, मोहित का 3 आ गया और रोहित का कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यह इनका क्षमता आ गया और इसी क्षमता में जो है इनका जो है पैसे को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन में बोला है कि मोहित और रोहित को एक कार्य को 4400 रुपये में करते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों मिलकर 4400 रुपये में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है तो उन्हें प्राप्त होने, यहाँ लास्ट में देखिए बोल रहा है उन्हें प्राप्त होने वाली राशि जो है में कितने का अंतर होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर 4400 रुपये में काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर यानी 3 और 2 5, 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4400 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि उन्हें प्राप्त होने वाले अंतर, तो ये देखिए इसमें मोहित और रोहित में कितने का अंतर है, इनके क्षमता में मात्र 1 का अंतर है, तो यहाँ पे हमें 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 5 से डायरेक्ट आप इसमें भाग दे दीजिएगा तो वहाँ से हमारा 1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 से आप इसमें भाग दीजिए तो कितना, 4400 में आप 5 से भाग दीजिएगा
तो देखिए 5 8 है कितना हो जाएगा 40, फिर यहाँ 4 बचेगा तो फिर 5 8 से 40 और एक सोना, ठीक है। यानी एक का जो मान है हमारा कितना आ गया 880 रुपया आ जाएगा। तो इन दोनों को जितने रुपए प्राप्त होगा इन काम करने पर, इन दोनों को जितने रुपए मतलब मजदूरी मिलेगा, उन दोनों के रुपए के बीच में जो अंतर होगा हमारा 880 रुपये का अंतर होगा। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 880 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10% की हानि पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य में कितना 5 रुपये की कमी की जाए, ठीक है। इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी की जाए और इसके विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि की जाए, ठीक है। तो इस पर जो है 10% की लाभ अर्जित किया जाता है। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, हमें वास्तविक विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। कि विक्रय मूल्य उनका वास्तविक जो विक्रय मूल्य है मतलब पहले उनको कितने रुपए में बेचा गया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड अनुपात में जब भी आपको इस तरह का मेथड दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, लाभ हानि दिया हो और उसमें किसी में बढ़ाया जा रहा है और किसी में घटाया जा रहा है, तो इस तरह के सवाल को देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 10% का हानि कर रहा है, तो 10% का हानि मतलब क्या होगा, 10% का मान होता है 1/9, सॉरी 1/10 होता है, ठीक है। यानी हमारा 10 विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है, तो इसको 1% 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी 9 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा यह CP हो गया और यह हमारा SP यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। 10 रुपया में खरीदा गया है और 10% के हानि पर बेचेंगे तो उसको 9 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इसके क्रय मूल्य में, तो देखिए पहले इसका क्रय मूल्य 10 है, अगर यह अनुपात में है, ठीक है, यह रियल मान नहीं है, हमें रियल निकालना है। तो देखिए यदि इसके क्रय मूल्य में कितना 5 रुपये की कमी की जाए, तो यहीं पे आप -5 कीजिएगा और इसके विक्रय मूल्य में जो है 8 रुपये की वृद्धि किया जाए, तो यहीं पे आप 8 रुपये का वृद्धि कर दीजिएगा। और ये इतना करने के बाद जो है हमारा 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो 10% का लाभ मतलब 1/10, यानी पहले 10 में खरीदे थे वस्तु को और 11 में बेचे हैं, ठीक है। तो यह हमारा इनका जो है रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो इसके बाद जो हमें तिरछा तिरछी गुना करना पड़ता है। सबसे पहले आप जो अनुपात दिया है उसके तिरछा तिरछी गुना करके उसका अंतर लीजिएगा। जैसे कि देखिए 10 को यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा जो आएगा कितना आएगा 110 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 से 9 में गुना कीजिएगा तो हमारा जो है आएगा 90। तो 110 माइनस हमें 90 करना होगा और 90 करिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यह जो है 20 हमारा इनका डिफरेंस आ गया। तो यह जो रेशियो में ही मान है 20 रेशियो का मान आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कीजिएगा 20 इक्वल, यहाँ पे 20 एरो दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद इस 10 से इस 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा और इस 11 से इस 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा। मतलब नीचे वाले 2 को तिरछा तिरछी आप गुना कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखना होगा आपको कि देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो जब भी आपको माइनस प्लस दोनों मिले तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, गुना करके जोड़ दीजिएगा। और अगर माइनस माइनस मिले तो घटाना पड़ेगा या प्लस प्लस मिले तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम गुना करके जोड़ देंगे। तो देखिए 11 × 5 = 55, ठीक है। 11 × 5 यहाँ पे 55 होगा। उसके बाद प्लस कीजिएगा, उसके बाद क्या है 10 × 8 = 80। तो 10 × 8 = 80 और आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 5 और 8 × 5 = 13 यानी 135 आया। तो देखिए यहाँ 20 वैल्यू का मान जो है हमारा 135 आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि वस्तु का विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य। तो वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा क्या है, यह 9 है, ठीक है। तो 9 बराबर वाट करेंगे, ठीक है। अब बस हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी वाट की जगह पर हम 1 लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आए। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 20 × 1 होगा और 135 × 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × यहाँ पे x और इक्वल टू क्या होगा 135। देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या 20 × x इक्वल टू जो है हमारा 135 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, ठीक है। 9 होगा। अब यहाँ से 20 गुना कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 × 9 भागा यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काटिए तो 5 से इसको काटिएगा तो 5 × 4 = 20 और इसको 5 से काटिएगा तो 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35 यानी 27 × 9 आया। तो 27 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं। तो 27 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 7 9 9 7 कितना होता है 63, ठीक है। 63 हो गया। और 9 2 = 18, 18 और 6 कितना होगा, तो 18 और 6 जो होता है 18 और 6 कितना होगा हमारा 24 आएगा, ठीक है। 24 आया। अब इसमें हम
हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 4 छक्का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छक्का 24। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 3 बचा, तो 3 बचा तो यह हमारा 4 से कम है। 4 से कम है तो भाग करने के लिए हमें 4 से बेसी चाहिए तभी हम भाग देंगे। ठीक है, तो उसमें हम एक जीरो बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे हम जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखिए कितना 230 है ना। देखिए यहाँ पर 243 है, 243 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 60 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाकर 240 आएगा। 240 आएगा, बचेगा 3 शेष। ठीक है, दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 3 पे एक जीरो आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, 4 से भाग दीजिएगा 30 में तो 7 चौक हमारा 28 होगा। उसके बाद 4 पचे 20 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे 60.75 रुपया जो आया, यही हमारा उसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60.75 रुपया जो है इसका वास्तविक मूल्य, यानी 9 का जो वैल्यू आएगा वो हमें यह जो है वास्तविक जो है हमें विक्रय मूल्य है, यही हमें निकालना था। और यह जो इसका मान निकल कर आ गया कितना, 60.75 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप उसको कमेंट करिए, या फिर आप उसको स्लो करके उस वीडियो को पुनः से शुरू से देखिए, उसको उस क्वेश्चन को जहाँ से वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहाँ से आप देखिए। ठीक है, समझ में आपको जरूर आएगा। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न हमारा जहाँ बोल रहा है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 27 है। ठीक है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली, ठीक है यहाँ पे देखिए बोल रहा है पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि 9 विषम क्रमागत संख्याएं। देखिए 9 विषम क्रमागत संख्या, अगर विषम क्रमागत संख्याएं हैं 9 है तो 9 विषम क्रमागत संख्या का मतलब क्या है, 4 उधर 4 जो है आप मान लीजिए ऊपर साइड और 4 नीचे साइड मान लीजिए, तो बीच में जो हमारा पाँचवीं जो संख्या बचेगा वही हमारा औसत होता है। और वो औसत कितना दिया है, 27 दिया है। ठीक है, जैसे कि चलिए हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए 9 संख्याएं हैं, 9 विषम संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह 9 संख्याएं होगी। अगर इनके हम औसत निकालें तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा, इधर 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। हमारा जो औसत मान आएगा यही बीच वाला संख्या आएगा, क्योंकि इन सभी में जो है हमारा डिफरेंस जो है बराबर बराबर है। बराबर बराबर अगर डिफरेंस होता है हमारा बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यह जो हमारा मान निकल कर आया कितना, 27 आ गया। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि यदि इसके जो पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, यानी इसके बाद भी एक विषम संख्या को शामिल किया जाए और इसके पहले भी एक विषम संख्या को शामिल किया जाए, तभी आपका औसत जो है यही रहेगा। आपके औसत में कोई डिफरेंस, कोई मतलब बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं, घटती नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 27 ही रहेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, हमारा राइट आंसर 27 में जाएगा। चलिए देखिए अगर हम आपको इसको बनाए भी, अगर आपको सॉल्व भी करें बेसिक से, तो देखिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए 27 आपका औसत है। ठीक है, तो इसके पहले आपके विषम संख्या क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे क्या होगा 23 होगा, यहाँ पे जो हमारा आएगा 21 होगा और यहाँ पे 19 होगा। ठीक है, तो यह आपके पहले 4 संख्याएं होगी। इसके अगले विषम देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 29 होगा, यहाँ पे क्या होगा 31 होगा, यहाँ पे हमारा 33 होगा, यहाँ पे क्या होगा 35 होगा। देखिए तो यह 9 संख्याएं हैं और इन 9 संख्याओं का जो औसत है 27 है। अगर आप इसको जो औसत सही तरीका से भी निकालिएगा, जैसे 19 और 35 को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 27 ही आएगा। ठीक है, यह औसत है। अगर आप इसमें एक पहले संख्या जोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप 17 लिख देते हैं और यहाँ पे आप एक बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे 37 लिख देते हैं, तभी आपका जो औसत है वह 27 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 27। ठीक है, चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 5 नंबर प्रश्न है, जहाँ पे क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों, देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहले लड़कियाँ बोला है उसके बाद लड़का बोला है, तो लड़की और लड़कों का जो औसत भार है वह 30 किग्रा है। ठीक है, और 36 किग्रा है, यानी कि लड़कियों का औसत 30 है और लड़कों का जो औसत 36 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है तो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले बोला है गर्ल, उसके बाद बॉय, यानी लड़कियां और लड़के। और देखिए आप पहले इस लाइन पे देखिए, इस लाइन में दूसरा लाइन पर ध्यान दीजिए, जहाँ बोला लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से दोगुनी है, यानी लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 2 है। ठीक है,
अब चलिए पहला लाइन पर जाइए, तो पहला लाइन में बोल रहा है कि लड़कियों और लड़कों का जो औसत भार है 30 किग्रा और 36 किग्रा है। यानी लड़कियों का जो औसत भार है इनके सामने हम लिखेंगे, ठीक है, कितना 30 है, और लड़कों का जो औसत भार है वह कितना है, तो वह 36 है। अब देखिए, अब उसके बाद बोल रहा है कि तो विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के जो औसत भार कितना होगा। तो देखिए औसत भार बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनफल बटा सभी संख्या, ठीक है। तो अगर आप इसमें गुना कीजिएगा तो 36 और 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 36 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 30 कीजिएगा, और उसके बाद आप नीचे करके इनके दोनों की संख्याओं को जोड़िएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको जोड़िए, तो यहाँ पर 36 प्लस 30 दूना का कितना हो जाएगा, 60 और बटा 3, ठीक है। अब आप इसको जोड़िएगा तो 6 1 6 6 0 6 होगा और 6 3 9 होगा, यानी 96/3 आया, 96/3 आया। अब अगर इसको भाग दीजिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 3 का 9 और 3 दूना का 6, यानी कि 32 kg हमारा जो राइट आंसर आएगा। तो 32 kg जो औसत भार है इन सभी का, जो विद्यार्थियों का, इस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का जो औसत भार कितना हो जाएगा, 32 किग्रा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 32 किग्रा, ठीक है। तो देखिए यह 5 नंबर प्रश्न था और इस प्रश्न को भी हमने सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, वीडियो इससे ज़्यादा करेंगे तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब जो है आप दे सकते थे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।